क्लासिफाई करेंगे फंक्शंस को, ठीक है। तो हम एक बार अब स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शंस को, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शंस, एक बार फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन पे बात नहीं करेंगे, यहाँ फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि कौन सा फंक्शन किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो उस प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग एक नाम दे दिया हमने कि भाई ये वन वन फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऐसे हम इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला टाइप हम फंक्शन का यहाँ पर देखने वाले हैं, जो हम डील करने वाले हैं, उस टाइप का नाम है ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस। ऑन टू, जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस, तो ये पहला क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ फंक्शन का, ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस, ठीक है। अब ये ऑन टू और इन टू फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं इनके अंदर, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में, है ना। तो तुम लिख लो इसके बारे में कि मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है, और उस फंक्शन एफ एक्स को हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। उस फंक्शन एफ एक्स को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया, मान लो सेट ए से सेट बी में, ठीक है। हमने क्या किया, एफ एक्स फंक्शन को है जो है वो डिफाइन कर दिया सेट ए से सेट बी के बीच में। तो अब बताओ सेट ए क्या हो जाएगा, अगर उसको डिफाइन किया सेट ए से सेट बी के बीच में, तो सेट ए तो क्या हो गया, तो सेट ए तो उसका डोमेन हो गया, सेट ए तो क्या हो गया, डोमेन हो गया उसका। और सेट बी क्या हो गया, सेट बी हो गया उसका कोडोमेन, सेट बी हो गया उसका कोडोमेन, ठीक है। तो ये हम डिफाइन करते वक्त बोलते हैं कि यार जो पहले फंक्शन पहले सेट आएगा वो डोमेन बनेगा, जो बाद में आता है वो कोडोमेन बनता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑन टू का सिंपली मतलब क्या है, ठीक है। ऑन टू का सिंपली मतलब है कि अगर फंक्शन ये वाला जो है वो ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑन टू बन जाएगा अगर जो इसका रेंज आएगा इस फंक्शन का, उस गिवन इंटरवल में जो रेंज आएगा, यानी कि जो डोमेन दे रखी है, उस डोमेन के लिए जो रेंज आ रहा है, अगर वो कोडोमेन के ही बराबर आ गया, अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ गए, तो फंक्शन ऑन टू होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि फंक्शन इनटू बन जाएगा अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आएंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा तरीका है ये चेक करने का कि फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर, then fx will be on to, and if range is not equal to codomain, then function will be into। सिंपली ये तरीका हम फॉलो करेंगे किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो ऑन टू और इनटू में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आने वाला है। तो रेंज कैसे निकालते हैं हम, तो रेंज निकालना हम सीख चुके हैं, बहुत सारा काम रेंज के ऊपर हमने किया था, ठीक है, जब रेंज की बात की थी तब, ठीक है। रेंज निकालने के तरीके क्या हैं, बहुत तरीके हैं। एक तो जैसे मान लो लीनियर वाई लीनियर है, तो वाई मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को वाई के फॉर्म में लेकर के आएंगे। क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा था, ठीक है। और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, एफ डैश एक्स निकालो, और फिर चेक करो कि एफ डैश एक्स किस इंटरवल में पॉजिटिव है। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा वहां पर एफ एक्स इंक्रीज करेगा, और जिस इंटरवल में एफ डैश नेगेटिव आएगा वहां पर एफ एक्स डिक्रीज करेगा। इन सारी चीजों को यूज करके भी हम फंक्शन के जो इंटरवल है उस पर कमेंट, मतलब फंक्शन का रेंज वगैरह निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है क्या हाँ बात यार, सर। हाँ या ना बोलो। बाकी बच्चे बोलो यार, बात समझ पा रहे हो क्या, बाकी लोग बोलो यार। यस सर। हाँ सर। जैसे अगर मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, है ना, मैंने अगर मान लो तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, ठीक है, मान लो एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एक फंक्शन को ए से बी में डिफाइन कर दिया, एक फंक्शन को सेट ए से बी में डिफाइन कर दिया। मान लो ए सेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 ये वाले एलिमेंट है ना। और बी सेट जो है उसके अंदर मान लो एलिमेंट्स हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा 4, ये एलिमेंट है बी सेट के अंदर, ठीक है। अल्फा 1 को मान लो मैप किया बीटा 2 से, अल्फा 2 को मैप किया बीटा 1 से, अल्फा 3 अल्फा 4 को सबको मैप कर दिया बीटा 3 से। तो एक तो हमारे पास मान लो फंक्शन का मैपिंग इस टाइप का आ गया। एक दूसरा मैपिंग भी हमारे पास आ चुका है फंक्शन का, ए से बी सेट के अंदर, और ए में एलिमेंट्स हैं वही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं मान लो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4,
और मान लो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यही मैंने एलिमेंट यहाँ ले लिए। अल्फा 1 बीटा 1 से मैप्ड है, अल्फा 2 बीटा 3 से, अल्फा 3 बीटा 2 से, अल्फा 4 बीटा 2 से, और अल्फा 5 बीटा 4 से मैप्ड हो गया। तो मुझे बताओ जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है? बताओ एग्जाम्पल नंबर 1 कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ यार, बोलो। एग्जाम्पल नंबर 1 किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ इंटू। मुझे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू फंक्शन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमेन ए सेट है, कोडोमेन बी सेट है। तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है? सारे एलिमेंट जो बी सेट के हैं वो सारे कोडोमेन के एलिमेंट है। मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 सारे कोडोमेन के एलिमेंट है। लेकिन रेंज में कौन से आएंगे? देखो अल्फा 1 पर फंक्शन की वैल्यू बीटा 2 है, अल्फा 2 पर बीटा 1 है, और इन सब पर वैल्यू बीटा 3 है। तो रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो जो वैल्यूज के थ्रू मिल रहे होते हैं। तो वैल्यूज क्या मिल रही है फंक्शन की? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो रेंज यहाँ पर जो फंक्शन का है इस केस में रेंज क्या है? वो है बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। ये रेंज है, ठीक है। और जो कोडोमेन हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें सेट भी दिया हुआ है पूरा। तो क्या दोनों इक्वल हैं? क्या? तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होगा? दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अपना इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है बताओ। यहां हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो पूरा ए सेट है, कोडोमेन मतलब पूरा सेट बी होता है। अगर ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं तो बी सेट क्या बनेगा? तो बी बनेगा कोडोमेन। तो कोडोमेन तो यहां भी कंप्लीट बी सेट है, कोडोमेन तो यहां पर भी 3 बीटा 4 सभी आ रहे हैं, यानी कि पूरा सेट बी रेंज में आ गया। पूरा सेट बी रेंज में आ गया, सारे एलिमेंट रेंज में आ गए, तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? ये ऑन टू फंक्शन के बराबर है, एग्जांपल है। तो जहां पर कोडोमेन रेंज इक्वल वहां पर ऑन टू फंक्शन, और जहां पर इक्वल नहीं है वहां पर इनटू फंक्शन बन जाएगा। ये सिंपली तरीका हम फॉलो करते हैं किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए। क्लियर है बात सब लोगों को ये वाली? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार, तभी कुछ कर पाएंगे अपन। अगर तुम सर। बोलोगे ही नहीं कुछ तो फिर कैसे फायदा? बताओ तुम, बताओ मुझे क्या समझ में आएगा कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तुम बैठे रहोगे क्लास के अंदर, ना कुछ पूछोगे ना कुछ बोलोगे, तो फिर वो तरह से एक तरह से यार मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ना तुम कुछ पूछना चाहते हो। तो अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है तो पूछो उसको। समझ पा रहे हो तो हाँ या ना, जो भी है वो आगे बोलो यार उस चीज को। चलो कुछ हाँ क्वेश्चंस करते हैं सर, आ इसके ऊपर बस। जाएगा। तो ये बस सिंपली ये थ्योरी है, इसके अंदर क्वेश्चंस करते हैं बस। हम चेक करेंगे कि जो हमें कोडोमेन दे रखा है वो फंक्शन की रेंज के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो ऑन टू है, नहीं तो फिर इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखे हैं ये सारे फंक्शंस ऑन टू हैं या इनटू हैं। ऑन टू हैं या इनटू हैं। ऑन टू मतलब होता है सर्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर सर्जेक्टिव भी लिखा हुआ है तो वो ऑन टू ही लिखा होता है, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ये देखना जरूरी है कि डोमेन वगैरह क्या दिया है। तो डोमेन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और कोडोमेन दिया है -1 से 1। जो पहले आता है वो डोमेन होता है, और जो बाद में आता है वो कोडोमेन होता है। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, इनटू है, क्या है इस गिवन इंटरवल के लिए। हमें यहाँ पर ये चीज चेक करनी है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो आंसर, इंटू। हाँ तो ऑन टू सिंपल सी बात है, तो ग्राफ से कर लो इसको, है ना। यार फिर सब लोग जानते होंगे यार, साइन के अंदर अगर 0 से पाई बाई टू वाले एंगल्स आएंगे तो वैल्यू 0 से 1 आएगी, और अगर माइनस पाई बाई टू से 0 वाले एंगल आएंगे तो वैल्यू -1 से 0 आ जाएगी। तो मतलब पूरी वैल्यूज आ जाएंगी जो -1 से 1 के बीच वाली है, ठीक है। या तुम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। अगर ग्राफ हम बनाएं इसका, इस फंक्शन का, तो ग्राफ कैसा आता है? तो ये ग्राफ आता है साइन फंक्शन का, ठीक है। ये माइनस पाई, ये क्या है माइनस पाई है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये 0 है, और ये पाई बाई टू है। तो हम देख रहे हैं जब पाई बाई टू है तो वैल्यू फंक्शन की 1 आ रही है, और जब नेगेटिव पाई बाई टू है तो वैल्यू -1 आ रही है फंक्शन की। तो अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो y कहां से कहां पर है? तो y इसका -1 से 1 के बीच में। वही हो रहा है क्लियरली। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी रेंज आ रही है वो -1 से 1 आ रही है, और यही हमें क्या दिया हुआ है? यही हमें इस फंक्शन का कोडोमेन दिया है। तो रेंज कोडोमेन इक्वल हो चुके हैं, यानी कि दिस फंक्शन इज एग्जांपल ऑफ ए ऑन टू फंक्शन, ऑफ एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर बात सबको ये वाली? हमने रेंज फाइंड की, रेंज -1 से 1 आ हाँ गई, और वही हमें क्या दिया हुआ है? वही हमें कोडोमेन दिया है। तो इसका सर। मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज सिंपली ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। मान लो एफ एक्स हमारे पास x² + 2 है। हमने इस फंक्शन को मान लो r से r में डिफाइन कर दिया।
हमने क्या किया, इस फंक्शन को मान लो आर से आर में डिफाइन कर दिया, लेट इसका डोमेन भी आर है और लेट इसका कोडोमेन भी आर है, दोनों हमें आर दे रखे हैं। हमें बताना है यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है या इन टू है, हमें ये चीज यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। तुम बताओ इस into ऑन टू है या इन टू है, बताओ, बोलो सभी लोग। into into इनटू होगा ना यार, ये तो सिंपल, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें, तो अगर हम इस फंक्शन को देखें, तो ये तो यार देखो, ये x कोई भी x मैं लूंगा अगर, है ना, इतना तो अपन वैसे सोच सकते हैं सिंपली। अगर हम कोई भी x यहाँ पे लें, तो बताओ उसका स्क्वायर कैसा आएगा, तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। चाहे मैं कोई भी x लूं, जैसे मैं 3 लूंगा तो 9 आएगा, मैं -3 लूंगा तब भी 9 ही आएगा, ये वाला वैल्यू तो मैं कुछ भी लूं x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसमें 2 और जोड़ेंगे तो वैल्यू और पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये फंक्शन क्या रहेगा, ये फंक्शन हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू into देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जबकि हमें क्या दिया हुआ है, रेंज, रेंज हमें आर दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसका रेंज कभी भी आर नहीं हो सकता, इसकी रेंज में कभी भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं आ सकते, क्योंकि ये फंक्शन भी ऑलवेज पॉजिटिव है और टू तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। इसकी बताओ रेंज क्या आएगी, अगर मैं इस फंक्शन का रेंज निकालूं, बताओ रेंज क्या आएगा। देखो टू तो ऐड होगा ही होगा, और अपन जानते हैं स्क्वायर करेंगे अपन, तो स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या आती है, तो स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू 0 आती है। तो 0 + 2 कितना आ गया, 2 आ गया। 0 तो plus मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी 2 2 और मैक्सिमम आएगी इसकी इन्फिनिटी। तो ये रेंज आएगी इसकी, खत्म। सिंपली ऐसे कर देंगे इस सवाल को, तो बिना कुछ करे। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है क्या, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये किस तरह का एग्जांपल है, ये एक इनटू फंक्शन का एग्जांपल हो गया। क्लियर है बात सबको ये वाली, क्लियर है क्या। हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कहीं भी रेंज में कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो, तुम डिफरेंशिएट करके तो चेक कर लो, उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसे हो जाएंगे यार, इनमें क्या मतलब डिफरेंशिएट करने का। बाकी डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं पर, लेकिन अगर कोई सवाल वैसे ही हो रहा है, सिंपली जो अपनी एनालिटिकल स्किल्स हैं उनसे हम कर पा रहे हैं उस सवाल को, तो फालतू में उसमें डेरिवेटिव वगैरह का यूज करने की जरूरत क्या है, वैसे कर लेंगे उस सवाल को तो। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं आंसर को। अगला क्वेश्चन ले लिया, मान लो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, और हमें दिया हुआ है इसका जो है रेंज, कोडो सॉरी डोमेन इसका आर है, और रेंज हमें जो दिया है इसका वो दिया है, मान लो तुम इसको ऐसा करो, +2x कर लो, +2x। ठीक है, और इसका जो रेंज हमें दिया है वो हमें दिया है कितना, वो हमें दिया है 3 से इन्फिनिटी, ये हमें रेंज दिया है इसका। ठीक है, मतलब ये हमें कोडोमेन दिया, सॉरी डोमेन तो आर है और कोडोमेन है इसका 3 से इन्फिनिटी। बताना है हमें कि ये फंक्शन, इस ये जो फंक्शन हमारे पास है क्वेश्चन में, और वो अपने पास जो आएगा वो क्या कहते हैं, ऑन टू आएगा या इन टू आएगा, ये बताना है अपने को। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है। into आएगा। हाँ, देखो अब यहाँ पर तुम्हें लग सकता है कि यार हाँ यहाँ पर हमें into डेरिवेटिव की नीड रह सकती है, कि भाई क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर वगैरह आ गया। ठीक है, तो यहाँ डेरिवेटिव की नीड हो सकती है हमें, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का यूज कर लेंगे। तुम चाहो तो यहाँ भी ग्राफिकली कर सकते हो, ग्राफ से अपन यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अभी के लिए क्या कर लिया, डेरिवेटिव का यूज कर लिया। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या बताता है हमें कि फंक्शन का इंटरवल क्या है, इंक्रीज का है, डिक्रीज का। ठीक है, तो मैंने मान लो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और 2x का क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव, या आ गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये अपने पास क्या आ चुका है, ये अपने पास एफ डैश एक्स आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स है कैसा, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इनटू में आ गया x+1। अब ये 0 कहाँ होगा बताओ, एफ डैश एक्स, तो 0 होगा -1 पर। ठीक है, तो अगर x अपना -1 के आगे है, x अपना -1 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। और x अगर अपना -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, है ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया। अब ये क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं कि जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है वहां पर तो फंक्शन इंक्रीज करता है, और जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव है वहां पर क्या होता है, वहां पर फंक्शन डिक्रीज करता है। इस थ्योरी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कर लेते हैं इस बात का यूज। तो देखो, तो -1 के आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा, और -1 से पहले फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो तुम अब देखो, तो -∞ से -1 में
एफ डैश एक्स के साइन के थ्रू कमेंट करते हैं एफ एक्स के ऊपर। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में एफ एक्स को डिक्रीज करवा देंगे और -1 के आगे फंक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा इस फंक्शन का। माइनस इन्फिनिटी से -1 में लगातार डिक्रीज करवाया है और -1 के आगे फंक्शन को लगातार इंक्रीज करवा दिया, लगातार बढ़ता चला गया। तो सबसे कम वैल्यू कहां पर आएगी फंक्शन की, सबसे कम वैल्यू -1 पर आएगी। तो रख के देखो एक बार एक्स को -1, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो ये एफ एक्स है, एक्स को पुट किया -1, कितनी वैल्यू आ गई, -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, फिर आएगा 2 इंटू -1 तो -2 और फिर +4, कितना आ गया बताओ। तो ये 4 + 1 5 -2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो अगर -1 हम एक्स को लेके चलेंगे तो उस पर सबसे कम वैल्यू आएगी फंक्शन की, और सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 3 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, वो तो आगे बढ़ता जाएगा, वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो रेंज क्या आ गया इस फंक्शन का, रेंज आ गया इसका 3 से इन्फिनिटी, रेंज आ गया इसका 3 से इन्फिनिटी। लीस्ट वैल्यू 3 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इन्फिनिटी। वही हमें क्या दिया हुआ है, वही हमें फंक्शन का कोडोमेन दे रखा है, कोडोमेन दे रखा है। तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो चुके हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन विल बी एन ऑन टू फंक्शन। क्या बन जाएगा ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन क्या आ गए, बराबर आ गए। क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है कि हाँ सर। सर अगर हम 0 पुट करेंगे हम्म, x की वैल्यू हाँ हाँ तो हमें एफ एक्स 4 मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा 4, सही बात है। तो उससे क्या बोलें फिर, तो 3 बच जाएगा। तो 4 तो 3 से बड़ा हो गया ना, तो 4 तो रेंज में आ ही रहा है ना, यहाँ भी तो आ रहा है 3 से इन्फिनिटी। ये थोड़ी कि 0 पर लीस्ट वैल्यू आती है, ये थोड़ी होता है कि सबसे कम वैल्यू 0 पर ही आती है फंक्शन की। हाँ वो तो हमें डिफरेंशिएट करके पता करना पड़ता है कि कहाँ पे आएगा। ये थोड़ी होता है कि 0 पर फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आती है, वो तो डेरिवेटिव के थ्रू अपन बोलते हैं कि लीस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं उसके बाद। तो डेरिवेटिव जो है वो -1 पे 0 इसका, तो -1 पे लीस्ट वैल्यू आएगी। ये थोड़ी होता है कि 0 पर लीस्ट वैल्यू है, मतलब 0 पर क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू हाँ आती है। तो -1 आया, उस पे उससे पहले फंक्शन ने डिक्रीज किया, उसके बाद फंक्शन ने इंक्रीज किया, तो लीस्ट वैल्यू -1 पर आएगी। तो -1 पर हमने फिर वैल्यू फाइंड किया फंक्शन का, और -1 पे जो आया वो अपना आंसर है, तो वो 3 आया। बाकी 0 पर तुम्हारा 4 आ रहा है, तो 4 तो इसमें भी आ रहा है। 3 से इन्फिनिटी का जो इंटरवल है उसमें भी तो एक एलिमेंट 4 है ना उसके अंदर। वही मैंने देखा नहीं था कि 4 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर पर ऐसे जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे रेंज में रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू फंक्शन की है वो 3 है। तो 3 से इन्फिनिटी रेंज आया, और वही क्या दे रखा है इसका, वही इसका दे रखा है कोडोमेन, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, हाँ क्लियर है, आगे बढ़े चलो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। तुम्हें दिया हुआ यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² +7x+8। इसको डिफाइन किया आर से आर में, है ना। इसको भी डिफाइन किया आर से आर में। बताना है हमें कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या इन टू है, हमें ये बताना है। ठीक है, आर से आर में डिफाइन किया है, मतलब इसका डोमेन आर है और इसका जो कोडोमेन है वो भी आर दिया हुआ है। तो बताना है हमें कि ये इस इंटरवल के लिए ऑन टू है या फिर इन टू है। हमें यहाँ पर इस चीज के ऊपर कमेंट करना है, डोमेन आर, कोडोमेन आर, और हमें कमेंट करना है कि गिवन इंटरवल के लिए ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो अभी देखो तुम, है ना, एक तरीका तो क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करें, है ना, उससे काम मतलब रेंज निकालें इसकी। लेकिन थोड़ा देखो, एक तो रेंज अपन डेरिवेटिव के यूज करके निकाल सकते हैं, है ना, बाकी अपन थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं यार। दिमाग लगाएंगे तब भी रेंज आई जाएगी इसकी, है ना। थोड़ा अगर अपने दिमाग का उपयोग हम यहाँ पे करें तो भी रेंज फाइंड कर सकते हैं इस फंक्शन की इजीली। ठीक है, अब देखो कैसे दिमाग, देखो दिमाग से रेंज कैसे आएगी। देखो देखो ये फंक्शन, इसका जो क्वेश्चन में डोमेन दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो इस फंक्शन का डोमेन दे रखा है वो दे रखा है आर। आर का मतलब, हाँ, वो दे रखा है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन दे रखा है, पूरा आर इसने लिया है डोमेन के अंदर। ठीक है, अब तुम एक चीज समझो कि जैसे अगर मान लो मैंने एक्स को सबसे बड़ा एक्स ले लिया, सबसे बड़ा एक्स लेके देखा, देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो पहली बात तो जो भी अपने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो डिग्री 4 की इक्वेशन हो, ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब अगर
मतलब इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर ए आ रही है फंक्शन की और ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर मान लो बी आ रही है, तो ये ए से बी तक की सारी वैल्यूज को लेके चलेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक वगैरह नहीं आता बीच में। तो सारी वैल्यू लेते हैं, अपनी लीस्ट वैल्यू से लेकर के ग्रेटेस्ट वैल्यू तक की सारी वैल्यूज को अटेंड करते हैं जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब तुम एक चीज समझो यहाँ पर, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन में x की वैल्यू मान लो माइनस का इन्फिनिटी ले ली, मैंने x की वैल्यू मान लो माइनस का इन्फिनिटी लेके देखा एक बार यहाँ पे, जैसे मैंने x को लिया नेगेटिव इन्फिनिटी, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब, ये आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब, ठीक है। और देखो होता क्या है, अगर मान लो x प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी होता है, तो जितनी बड़ी पावर x की होती है, जितनी बड़ी पावर x की होती है ना, वो उतना ही डोमिनेट करती है, वो उतना ही डोमिनेट करती है। बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी, बाकी सारी टर्म उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएंगी, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी, उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारी टर्म लिखी हुई है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, माइनस का 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, 7x लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी पावर कौन है, सबसे बड़ी पावर है 3, यानी सबसे बड़ी टर्म है एक्स क्यूब। तो ये डोमिनेट करेगी कब, जब x प्लस का इन्फिनिटी होगा या फिर माइनस का इन्फिनिटी होगा। तो उस केस में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो बची हुई टर्म है, जो भी टर्म बची हुई है, वो सारी टर्म क्या हो जाएंगी, वो सारी टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से। उन सबको हम डिलीट कर सकते हैं, उन सबको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर उनको रिमूव कर दिया तो एक्स क्यूब आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब। तो नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब क्या आएगा, तो वो तो नेगेटिव में ही आएगा यार, क्योंकि नेगेटिव वन का क्यूब तो नेगेटिव वन ही होगा। और इन्फिनिटी का क्यूब कितना आ गया, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी क्या है, बहुत लार्ज क्वांटिटी जिसको हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इन्फिनिटी के क्यूब को भी अपन इन्फिनिटी मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x माइनस का इन्फिनिटी है, अगर x माइनस का इन्फिनिटी है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी आएगी। और अगर मैंने x को ले लिया प्लस का इन्फिनिटी, अगर मैंने x को ले लिया प्लस का इन्फिनिटी और रख दिया इसके अंदर, तो कितनी वैल्यू आएगी, तो रख के देखो। तो फिर वही बात, ये सारे टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे, एक्स क्यूब डोमिनेट करेगा और x को ले लिया इन्फिनिटी, तो कितना आएगा वैल्यू, तो इन्फिनिटी का क्यूब वैल्यू आएगा। और इन्फिनिटी का क्यूब भी क्या होगा, तो वो भी इन्फिनिटी होगा यार, क्योंकि वो प्लस में खुलेगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी भी आ गई और इसकी जो वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी भी आ गई। तो रेंज क्या आ जाएगी, तो रेंज आ जाएगी इसकी, रेंज में वो हमने बात की थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, तो रेंज में सारे एलिमेंट आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले। तो ये रेंज आ गई इस फंक्शन की, क्योंकि हमें इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी भी मिल रही है और प्लस इन्फिनिटी भी मिल रही है। तो ये रेंज आ गया। और रेंज किसके इक्वल है बताओ, रेंज किसके इक्वल है, रेंज कोडोमेन के इक्वल है, क्योंकि रेंज भी आ रहा है और कोडोमेन भी आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू ही हो जाएगा, फंक्शन विल बी ऑन टू। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसमें हमने ऐसा नहीं किया था, देखो, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन ये था, ये क्वाड्रेटिक था और यहाँ भी डोमेन आर थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर x को लूंगा इन्फिनिटी, तो अगेन वही वाली बात, सबसे बड़ी टर्म डोमिनेट करेगी, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे दोनों, 2x और 4। तो अगर मैंने इन्फिनिटी को ले लिया ना, अगर मैंने इन्फिनिटी को ले लिया, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा। और अगर मैं x को नेगेटिव इन्फिनिटी भी ले लूं, अगर मैं x को नेगेटिव इन्फिनिटी भी ले लूं, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर। और नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर तो 1 हो गया, और इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो दोनों तरफ से इन्फिनिटी मिलेगा हमें, दोनों तरफ से हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसलिए ऐसा वहां पर हमें नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू जो है वो रेंज में नहीं मिल पा रही, ठीक है। लेकिन जो अपने पास ये वाला फंक्शन है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया है, उसमें ऐसा हो रहा है कि उसमें तो रेंज में नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ये हमने डायरेक्टली बोल दिया, बिना कुछ डेरिवेटिव वगैरह का यूज किए, कि हम फंक्शन को प्रॉपर्ली ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा बोल दिया। कुछ समझ में आया क्या तुम्हें, कुछ हुआ हाँ क्या सर। फील यार, बाकी लोग बोलो। यस सर। देखो इस बात के थ्रू हम एक नोट भी लिख सकते हैं, तुम एक नोट लिख लो यहाँ से। तो तुम लिखो नोट के अंदर कि अगर मान लो एफ एक्स अगर मान लो एफ एक्स इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, अगर मान लो एफ एक्स जो है अपने पास, वो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। और डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री 3 का फंक्शन है, डिग्री 5 का फंक्शन है, डिग्री 1 का फंक्शन है, डिग्री 7 का फंक्शन है। जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया, ये कौन सी डिग्री का फंक्शन है, ये डिग्री 3 का फंक्शन है। जो हाईएस्ट पावर होता है उसी डिग्री का फंक्शन होता है। तो ये डिग्री 3 का फंक्शन है। तो अगर मान लो एफ एक्स और डिग्री का फंक्शन है, डिग्री 3 का, डिग्री 4, डिग्री 5 का, डिग्री 1 का, डिग्री 7 का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, देन इफ इट इज डिफाइंड, और तब ये मान लो आर से आर में डिफाइंड है, ठीक है। एंड देन इफ इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर,
तब मान लो ये r से r में डिफाइंड है, ठीक है। एक फंक्शन एफ एक्स और डिग्री का फंक्शन भी है, और मान लो ये r से r में डिफाइंड भी है, मतलब इसका डोमेन भी r दे रखा है और कोडोमेन भी r दे रखा है, ठीक है। तो बताओ इसकी रेंज भी क्या आएगी, तो अभी हमने बात की थी, अगर और डिग्री का फंक्शन है तो जो और डिग्री वाला टर्म है वो डोमिनेट करेगा, एक्स क्यूब डोमिनेट करेगा। तो अगर एक्स को लेंगे प्लस इन्फिनिटी तो वैल्यू आएगी प्लस इन्फिनिटी, अगर एक्स को लेंगे माइनस इन्फिनिटी तो वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आ जाएगी। तो इसकी रेंज क्या रहेगी, तो इसकी रेंज हमेशा r रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, r रहेगी, अगर ये और डिग्री का है और हमने r से r में डिफाइन किया है, r ही यहाँ पे क्या है, इसका कोडोमेन है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। देन दिस फंक्शन विल बी एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसकी रेंज क्या आएगी, क्योंकि इसकी रेंज आ जाएगी कितनी, इसकी रेंज आ जाएगी r के बराबर, ठीक है। अगर और डिग्री का है, डोमेन r है, तो रेंज भी क्या आएगी, r ही आएगी। और रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए, और रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को डेफिनेटली कोडो ऑन टू फंक्शन ही बनना पड़ेगा। क्लियर है बात सबको, ये वाली सब बच्चों को? यस सर। देखो हाँ इवन सर। इवन फंक्शन के लिए अपन नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है। इवन फंक्शन में तो क्या होगा, अभी हमने बात की थी, जैसे अगर मान लो एक्स स्क्वायर वगैरह आ रहा है, तो उसमें तो कभी भी माइनस इन्फिनिटी आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसमें तो कभी भी माइनस का इन्फिनिटी आ ही नहीं पाएगा, और वो अगर कभी नहीं आया तो फिर दिक्कत रहेगी, तो फिर तो मतलब वो उसका रेंज जो है वो आर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो और में हमेशा आएगा, क्योंकि अगर मैं एक्स रेस जैसे मैं एक्स रेस टू 5 ले लूं, और अब मैंने मान लो एक्स की वैल्यू ले ली प्लस इन्फिनिटी, तो अब क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी पे क्या आएगा, ये प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर मैं एक्स को ले लूं माइनस का इन्फिनिटी, तो कितना आएगा, तो उस पर ये माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, वो आर नहीं, आर ही आएगी, अगर वो और डिग्री का है। अगर वो इवन डिग्री का हो गया, जैसे अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, ये वाली बात हम तभी कर पा रहे हैं जब डोमेन आर है ना। अगर डोमेन उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम ऐसी कोई बात नहीं कर पाएंगे। हम पूरे आर डोमेन को ले रहे हैं तभी ऐसा बोल पा रहे हैं, अगर डोमेन आर नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, फिफ्थ एग्जांपल, मान लो जो एफ एक्स फंक्शन हमारे पास है वो मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से, एक्स रेज टू 8 प्लस 20 एक्स रेज टू 6 माइनस 35 एक्स रेज टू 5 प्लस 9 एक्स रेज टू 4 माइनस 13 एक्स प्लस 2। मैंने ये फंक्शन ले लिया आर से आर में, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, इसको भी मैंने क्या किया है, आर से आर में डिफाइन किया है। बताना है हमें कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है या इनटू है, ठीक है। बताना है हमें ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है या इनटू है। तो बताओ कैसा फंक्शन है ये, ठीक है। तो आंसर है ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। आंसर है क्यों, क्योंकि देखो ये इवन डिग्री का फंक्शन है, ठीक है, ये 8 डिग्री का फंक्शन है। तो ये 8 डिग्री का फंक्शन है, तो ये इवन डिग्री का फंक्शन है। और जो इवन डिग्री के फंक्शंस होते हैं ना, इवन डिग्री के जो फंक्शंस होते हैं, उनकी रेंज कभी भी आर नहीं आती, उनकी रेंज कभी भी आर आ ही नहीं सकती। कैसे, जैसे अगर मैं एक्स को ले लेता इन्फिनिटी, अगर मैं पूछूं भाई तुमसे, अगर मैंने x को ले लिया इन्फिनिटी, तो बताओ कितनी वैल्यू है इस फंक्शन की इन्फिनिटी पर। x को ले लिया इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी, तो फिर वही बात, जितनी बड़ी पावर उतना टर्म डोमिनेट करेगा, तो ये सारे टर्म हट जाएंगे, x रेस टू 8 डोमिनेट करेगा। तो अगर x इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रेस टू 8 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू तो इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं x को ले लूं माइनस का इन्फिनिटी, तब भी वही वाली बात, तब भी ये सब टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तब भी डोमिनेट x रेस टू 8 करेगा। लेकिन अभी x है माइनस का इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी रेस टू 8 कितना आ जाएगा, तो नेगेटिव की पावर 8 तो प्लस में खुलेगा, तो इन्फिनिटी रेस टू 8 तो इन्फिनिटी बन जाएगा ये तो, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव 1 रेस टू 8 है तो प्लस में खुलेगा, तो ये भी क्या आ गया, तो ये भी इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब यहां पर हमें सिर्फ इन्फिनिटी मिल पा रहा है वैल्यूज के थ्रू, कभी भी नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं मिल पा रहा। हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी एक्स रख लें, हमें कभी किसी भी एक्स पर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं मिल सकती। तो रेंज जो भी आएगा इसका, उस रेंज में कभी भी माइनस इनफाइनाइट टाइप के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, कभी भी माइनस इनफाइनाइट टाइप के एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। और वो इंक्लूड नहीं होंगे तो इसका रेंज आर नहीं आएगा, और रेंज आर नहीं आया तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाएगा, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाया, देन फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। तो ये किस कैटेगरी का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है इनटू फंक्शन का। ये कौन सा फंक्शन है भाई, ये फंक्शन आ गया अपना इनटू फंक्शन। हो रहा है कुछ फील, आया ना, बोलो यार कुछ फील कर पा रहे हो क्या? हाँ यस सर। यस सर। तो इस बात को भी लिख लेते हैं अपन नोट के अंदर, कि अगर मान लो इवन डिग्री का फंक्शन आ गया, अगर मान लो हमारे पास जो एफ एक्स है वो इवन डिग्री का फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज एन इवन डिग्री फंक्शन,
इवन डिग्री मतलब डिग्री 2 का फंक्शन, डिग्री 4 का, डिग्री 6 का, डिग्री 8 का। और डिफाइन हमने कहां से कहां किया है इसको? हमने मान लो इसको भी डिफाइन किया आर से आर में। डोमेन इसका आर है, कोडोमेन भी क्या है इसका? कोडोमेन भी आर है। ठीक है, एफ एक्स मान लो इवन डिग्री का फंक्शन है, डिफाइन इसको आर से आर में किया है। तो उस केस में क्या होगा ये? देन इट विल बी एन इनटू फंक्शन। तो ये क्या रहेगा? ये इनटू फंक्शन रहेगा। ये कभी भी ऑन टू नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी रेंज में कभी भी माइनस इनफाइनाइट टाइप का एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आर से आर में जो भी हम बात कर रहे हैं सारी, ये तभी वैलिड है जब आर से आर वाली बात हो रही है। डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, तभी हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, तो उसकी रेंज कभी भी आर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो इवन डिग्री का फंक्शन है, और इवन डिग्री के फंक्शन में कभी भी माइनस इनफाइनाइट टाइप के एलिमेंट रेंज में नहीं आएंगे। इसका मतलब रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है, और ऑन टू नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर इसको डेफिनेटली इनटू फंक्शन ही बनना पड़ेगा। ये बात हम बोलेंगे यहां पर। क्लियर है बात सब बच्चों को? ये वाली क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये हमने देख लिया इवन डिग्री और ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, तुम्हें मान लो दे रखा है इन्होंने कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तुम्हें दे रखा है एफ एक्स, और इसको डिफाइन किया आर से। डोमेन इसका आर है, और कोडोमेन इसका -1 से 1 है। कोडोमेन दिया इसका -1 से 1। हमें चेक करना है कि इस गिवन डोमेन और कोडोमेन के लिए ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। हमें चेक करना है इस गिवन डोमेन और कोडोमेन के लिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं। इस बात को हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो एक बार सभी लोग। साइन के अंदर जो लिखा है इसने, वो क्या लिखा है? वो लिखा है साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें चेक करना है इस डोमेन और कोडोमेन के लिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है या इन टू है। एक्स यहाँ पर आर में है। ठीक है, साइन के अंदर जो एंगल टाइप का है वो एंगल इन्होंने दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसी के थ्रू हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। इंटू। इनटू क्यों? बताओ इनटू क्यों, बताओ थोड़ा एक्सप्लेन करो एक बार, कैसे इनटू? सर -π/2 से π/2 में -1 से 1 होता है उसका कोडोमेन, सॉरी रेंज। तो यहाँ पे फिर क्या तो दिक्कत है? आर के लिए वो बोलो मतलब बोलो। सारी वैल्यूज के लिए -1 से 1 नहीं देगा ना? नहीं, क्योंकि साइन के अंदर एक्स थोड़ी आ रहा है। साइन के अंदर तो वो आ रहा है ना जो साइन प्लस कॉस आउटकम देगा हमें। जैसे अगर मान लो मैंने मान लो एक्स को ले लिया π/3। एक्स आर से है, एक्स कोई भी रियल नंबर बन सकता है, तो मैंने मान लो एक्स को π/3 ले लिया। तो ये थोड़ी कि इस साइन के अंदर π/3 थोड़ी आ रहा है। इस साइन के अंदर क्या आएगा? अगर हम एक्स को लेंगे π/3 तो यहाँ पर एक्स आएगा। तो साइन π/3 √3/2, कॉस π/3 1/2। साइन के अंदर ये नंबर आएगा, साइन के अंदर जो आएगा वो ये नंबर आएगा। सर हाँ बोलो। वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू √2 तक जाएगी, हाँ बिल्कुल। और मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 वो π/2 पर आती है, और √2 π/2 से कम होगा। √2 सो π/2 से कम मतलब होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही, तो ये सही उसके तरीका। बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी तो बिल्कुल इनटू बिल्कुल होगा। ठीक है। देखो पहली चीज तो यार ये कि हम जो भी एक्स ले रहे हैं वो इस साइन के अंदर नहीं आ रहा, वो तो यहाँ पे आ रहा है यार। जैसे अगर मैं एक्स को ले लूं, मान लो मैंने एक्स को ले लिया 90 डिग्री। एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि डोमेन हमें क्वेश्चन में आर दे रखा है, तो हम एक्स तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने एक्स को मान लो 90 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। तो ये आएगा साइन 91 कॉस 90 0। तो 1 + 0 कितना आ गया? 1 आ गया। तो अब इस साइन के अंदर तो 1 जाएगा ना यार। साइन के अंदर क्या आएगा? साइन के अंदर तो 1 आएगा। 1 आएगा रेडियन में, मतलब डिग्री में कितना होगा लगभग? वो डिग्री में कितना होगा? तो अपन जानते हैं 1 जो रेडियन होता है वो कितना होता है? वो लगभग डिग्री में 57 50 56 डिग्री के आसपास रहता है। तो साइन के अंदर कितना एंगल आएगा? 57 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो एक्स ले रहे हैं वो इस साइन के अंदर आ रहा है। इस साइन के अंदर एक्स नहीं आ रहा, इस साइन के अंदर तो वो आ रहा है जो उस एक्स पर हमें साइन प्लस कॉस आउटकम देगा। जो हमें उस एक्स पर कौन आउटकम देगा? साइन प्लस कॉस आउटकम देगा। ठीक है, तो अब तुम्हें शायद पता होगा, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में ये वाली चीज सीखी होगी कि हम ये जानते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बताओ रेंज क्या होती है। तो हम ये जानते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो होता है भाई -√2 से लेकर के और +√2 के बीच में। अपन जानते हैं अगर हमारे पास a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स लिखा हुआ है, बताओ ये कहां से कहां बिलोंग करेगा? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा √a² + b², और मिनिमम वैल्यू आता है इसका -√a² + b²। हम कुछ भी एक्स ले लें भले,
तो अगर मैं इसको भी कंपेयर करूं इससे, तो ए की अगर मैं कंपेयर करूं इसको a sin x प्लस b cos x से, तो a तो 1 हो गया और b कितना हो गया, b भी 1 हो गया, रख दो यहाँ पर। तो a भी 1 और b भी 1, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये रूट 2 हो गया। और ये कितना आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये भी रूट 2, लेकिन माइनस लगा हुआ है आगे। तो sin x प्लस cos x कहाँ से कहाँ रहेगा, ये रहेगा माइनस रूट 2 से लेकर के और प्लस रूट 2 के बीच में। ये आ गया sin x प्लस cos x का इंटरवल, ये आ गया। तो हम कुछ भी x डालें, हम कुछ भी x डालें, साइन के अंदर जो एंगल आएगा ये कैसा आएगा, साइन के अंदर एंगल आएगा माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में, और ये एंगल रेडियन में, ये एंगल किस में, रेडियन में। तो हम कुछ भी x डालते जाएं, साइन के अंदर जो नंबर आएगा वो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 में आएगा। रूट 2 कितना होता है, 1.414। तो साइन के अंदर जो एंगल आएगा वो माइनस 1.4 से लेकर के लगभग प्लस 1.4 के बीच का एंगल आएगा, क्योंकि हम कुछ भी x रखें, साइन प्लस कॉस हमें जो आउटकम देगा वो माइनस 1.4 से 1.4 के बीच में देगा। अब देखते हैं कि इन ये एंगल आएंगे साइन के अंदर, ये एंगल आएंगे साइन के अंदर, एंगल रेडियन में। अगर ऐसे नंबर वाले फॉर्म में एंगल लिखे होते हैं तो वो रेडियन के अंदर एंगल होते हैं। तो अब देखते हैं इन एंगल्स पे, ये रेडियन वाले एंगल्स पर साइन कितनी वैल्यू देता है। तो ग्राफ का यूज कर लो यार, ठीक है, ग्राफ का यूज मैंने कर लिया। ये ग्राफ होता है साइन फंक्शन का, ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है 1, ठीक है, और माइनस π/2 पे कितनी वैल्यू आती है, माइनस π/2 पर मिनिमम वैल्यू आती है -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेडियन की बात हो रही है, तो तुम क्या करो, तुम इन π/2 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो π/2 कितना हो गया, तो 3.14/2, तो ये 1.57 हो गया। और माइनस π/2 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1.57, ठीक है। जबकि हमारे पास एंगल कैसा है, माइनस 1.4 से 1.4 के बीच में। तो माइनस 1.4 कहाँ होगा, देखो कहीं यहाँ होगा माइनस का 1.4, और प्लस का 1.4 क्या होगा, हल्का सा पहले होगा 1.57 से। तो ये x हमारे पास है, साइन के अंदर जो एंगल आ रहे हैं वो माइनस 1.4 से 1.4 के बीच वाले ये वाले एंगल आ रहे हैं। क्या इन एंगल्स पर साइन की वैल्यू -1 से 1 में मिल जाएगी, तो देखो अब नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये तो हमें -1 से 1 तो हमें तब मिल पाती जब हमारे पास एंगल 1.57 तक पहुंच जाता, लेकिन वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा। हमारे पास तो मिनिमम एंगल माइनस का 1.4 है और मैक्सिमम 1.4 है, तो उस पर जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, और ये वैल्यू तो छोटी है 1 से, तो मैक्सिमम वैल्यू भी छोटी है इसकी 1 से, और मिनिमम वैल्यू क्या है, वो हल्की सी बड़ी है किससे, -1 से। इसका मतलब ये -1 से 1 तक का पूरा इंटरवल कवर नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो किस तरह का फंक्शन है ये एक इनटू फंक्शन वाला या इनटू फंक्शन टाइप का फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है बात ये वाला। अगर इसका साइन के अंदर का एंगल मान लो माइनस 1.57 से 1.57 तक आ जाता, तो अपन बोलते कि हाँ भाई रेंज -1 से 1 में आ गई, तो ये फिर रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल बन जाती कि क्वेश्चन में कोडोमेन -1 से 1 में दिया है, ठीक है। तो इसलिए अभी बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा है, ये वाला फंक्शन अपना इनटू फंक्शन है। क्लियर है बात सबको ये वाली? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हम कितने फंक्शंस बनेंगे उसकी बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो तुम यहां पर, लेट फंक्शंस आर डिफाइंड, लेट फंक्शंस आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमने क्या किया, फंक्शंस को डिफाइन किया, कुछ फंक्शंस को सेट ए से सेट बी के बीच में, ठीक है। तो मैं दिया हुआ है कि अगर ए सेट के अंदर मान लो 5 एलिमेंट है, ए सेट के अंदर मान लो 5 एलिमेंट है, और मान लो बी जो सेट है उसमें मान लो 3 एलिमेंट है, जो सेट बी अपने पास उसमें क्या है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है फिर, अगर ए सेट में 5 एलिमेंट है, बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फंक्शंस आएंगे ए से बी सेट के बीच में, कितने, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो 1 1 हो ना हो, चाहे सॉरी ऑन टू हो ना हो, मतलब इससे मतलब नहीं है, हमें टोटल फंक्शंस फाइंड करना है ए से बी के बीच में। सेकंड हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, यानी कि जितने भी फंक्शंस ए से बी के बीच में आएंगे उन फंक्शंस में से ऑन टू फंक्शन कितने होंगे ये भी हमें फाइंड करना है, ये हमें सेकंड पार्ट में निकालना है। तो इस तरह से हमें इन दोनों पार्ट्स के क्या करना है, दोनों पार्ट्स के आंसर निकालना है। फंक्शंस डिफाइन किए हैं ए सेट से बी सेट के बीच में, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इस तरह के सवालों को हम किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो आंसर, तो एक सेट ए अपने पास और एक सेट अपने पास बी है। सेट ए में हमें क्या दिया हुआ है, सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो ये मैंने मान लिया सेट ए के 5 एलिमेंट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5।
ये हमने सेट ए के 5 एलिमेंट मान लिए। अब आते हैं अपन किस पर, अब आते हैं अपन सेट बी के एलिमेंट्स पर। तो सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, तो हमने मान लिया भाई बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ये हमने सेट बी के अंदर एलिमेंट्स मान लिए। ठीक है, बताना है हमें पहले पार्ट में कितने फंक्शंस आएंगे, कितने फंक्शंस आएंगे, हमें फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है। ठीक है, अब देखो फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ इतना बोलते हैं फंक्शन के लिए कि अगर फंक्शन ही बोलना है सिर्फ, तो ये बोलते हैं कि सेट ए के हर एलिमेंट का एग्जैक्टली एक इमेज सेट बी के अंदर होना चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट का एग्जैक्टली एक मैपिंग सेट बी के अंदर होना चाहिए, हर एलिमेंट का। तो तुम मुझे बताओ अल्फा 1 के पास कितने रास्ते मैप होने के। तो अल्फा 1 के पास 3 रास्ते, या तो इसकी मैपिंग बीटा 1 से होगी, या बीटा 2 से होगी, या बीटा 3 से होगी। 3 रास्ते हैं इसके पास, तीनों में से किसी भी एक से मैप कर सकते हैं इसको, दो से मैप नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे हम, अल्फा 1 के पास 3 पॉसिबिलिटी हैं कि वो इनमें से किसी भी एक से मैप हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो एक बार के लिए मान लिया कि लेट अल्फा 1 को मैंने बीटा 2 से मैप किया है। अब आते हैं अल्फा 2 पर, यहां भी 3 रास्ते हैं, है ना, यहां भी 3 रास्ते। ऐसा तो है नहीं कि अल्फा 1 बीटा 2 से मैप हो गया तो अब कोई और हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन में कैसी भी मैपिंग हो, बस ये बोलते हैं हम सेट ए के हर एलिमेंट की एग्जैक्टली एक मैपिंग होनी चाहिए। तो अल्फा 2 के पास भी 3 रास्ते, या तो मैप करेंगे बीटा 1 से, या करेंगे बीटा 2 से, और या करेंगे बीटा 3 से। तो इस एलिमेंट के पास भी कितने रास्ते हैं, इस एलिमेंट के पास भी 3 रास्ते। बात करें अल्फा 3 की, यहां भी 3 रास्ते। बात करें अल्फा 4 की, यहां भी 3 रास्ते। और बात करें अल्फा 5 की, तो यहां भी 3 रास्ते। सबके पास 3 3 रास्ते हैं, या तो बीटा 1 से मैप होंगे, या बीटा 2 से, या बीटा 3 से। हमें सबको मैप करना है, हमें अल्फा 1 पे भी काम करना है, एंड अल्फा 2 पे भी काम करना है, एंड अल्फा 3 पे भी, एंड अल्फा 4 पे भी, एंड अल्फा 5 पे भी। सब पे काम करना है। इसका मतलब क्या होगा, सबके तरीकों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबके तरीकों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3⁵5, और कितना आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 243। तो इसका मतलब क्या हुआ, 243 नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे टोटली हमारे पास ए सेट से लेकर के बी सेट के बीच में। सब लोगों को बात समझ में आई यहां तक? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार, समझ पा रहे हो ना चीजों को, बाकी बच्चे बोलो यार। यस सर। सेकंड क्वेश्चन के तो मैं नोट लिख लो पहले। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है अगर हमें ऑन टू फंक्शंस की बात करनी है ना। तुम लिख लो कि अगर मान लो सेट ए में, मान लो m एलिमेंट है, m नंबर ऑफ एलिमेंट, और मान लो सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट बी में मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो जो नंबर आएगा ऑन टू फंक्शन का, ठीक है, टोटल नंबर जो आता है अपने पास ऑन टू फंक्शंस का, वो कितना आएगा। तो वो आएगा, आंसर है इसका, देखो इसका आंसर आएगा अपने पास कितना, n⁻m माइनस nc1 इंटू n−1 प्लस nc2 इंटू n−2 माइनस nc3 इंटू n−3 एंड सो ऑन अंटिल जीरो इज ऑब्टेन। ठीक है, अंटिल जीरो इज ऑब्टेन। तो लिख लो तुम इसको एक बार, फिर भी सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है। एक बार लिख लो इसको। अगर सेट ए में मान लो m एलिमेंट है, और सेट बी में मान लो n एलिमेंट्स हैं, तो ये तरीका होता है ऑन टू फंक्शंस निकालने का। n⁻m माइनस nc1 इंटू n−1 प्लस nc2 इंटू n−2 इस तरह चलेगा। तो ये तरीका हम फॉलो करते हैं अगर हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए बात करूं, इस सवाल के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट थे। सेट ए में 5 एलिमेंट थे, और सेट बी में कितने एलिमेंट थे, सेट बी में 3 एलिमेंट थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को क्या लिया उसने, m लिया है, तो m का वैल्यू 5 के इक्वल है अपने पास। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को उसने क्या लिया है, n लिया है, तो n का वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो m तो 5 के इक्वल है, और n जो है वो 3 के इक्वल है। अब सिंपली हम लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब लगा देंगे हम फॉर्मूला, तो लगा देते हैं भाई फॉर्मूला। पहले सबसे पहले आएगा n की पावर m, तो n 3 है और m 5 है, तो 3 की पावर 5 सबसे पहले ये आ गया। ठीक है, फिर माइनस साइन आएगा, फिर nc1, तो 3c1 इंटू n−1, तो 3−1, तो 2।
आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर जीरो नहीं मिलता तो आगे बढ़ते जाते अपन। तो बस यही जीरो मिल गया तो इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बस यही स्टॉप कर देंगे इस फॉर्मूले को, यही रोक देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3⁵ कितना आएगा, तो ये आएगा 243। ठीक है, ये कितना आएगा 2⁵ 32 इंटू 3 तो 96, ये 1 तो ये 3 आ गया, और ये तो जीरो हो ही जाएगा क्योंकि 0 इंटू में तो फिर जीरो कटेगा पूरे को। तो कितना आ गया बताओ फाइनली, तो ये आ गया 246 माइनस 96, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू 150 के इक्वल है। तो 150 नंबर ऑफ क्या आएंगे अपने पास, 150 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमारे पास आएंगे फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। तो हम ए सेट से बी सेट में फंक्शंस डिफाइन करेंगे, तो में से 150 फंक्शंस होंगे ऑन टू, और बाकी जो बचे हुए फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे इनटू फंक्शंस। क्लियर है बात सबको ये वाली, सब बच्चों को? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार, सबको क्लियर है क्या बात? यस सर। चलिए, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमें ऑन टू और इनटू फंक्शन की जो है नंबर है वो निकालने हैं। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है इस फॉर्मूले को, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो ये थी बात है अपने पास ऑन टू और इनटू फंक्शन के बारे में। तो पहला जो